नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल्स उनको बताए हैं और कुछ डिटेल्स अभी नहीं बताए। मेरा यूसी नहीं है कि उन्होंने कितना डिटेल बताया, कितना हाइड किया। मेरा मतलब यह है कि एक तो मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय और सर्वोच्च न्यायाधीश पर किसी तरह का संशय करने का ना तो अधिकार रखता हूं, ना ही मेरी औकात है। मैं विनम्रता से अपने सारे न्यायिक प्रक्रिया में लगे हुए न्यायविदों, न्यायाधीशों, न्यायमूर्तियों और उससे जुड़े हुए लोगों को विनम्रता से प्रणाम करते हुए क्षमा के साथ एक प्रश्न रख रहा हूं कि आप जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रश्न उठा रहे हैं, इससे बेहतर होता कि जब वो बक्से में नोट चुनावी चंदे के रूप में अवैध रूप से दिया जाता था, कभी आपने उस पर प्रश्न उठाया क्या? अगर उठाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा कि क्या यह कोई खेल तो नहीं है? क्योंकि जो अपने देश में होता है वो असल में किस उद्देश्य से होता है, उसका क्या उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया गया है, यह बात आमतौर पर हम जैसे साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे दिमाग पर इतना दबाव है, इतना प्रेशर है कि हम इतनी महीन बातों को समझने की सलाहियत ही नहीं रख पाते। शख्सियत भी ऐसी नहीं हमारी कि हम इसको समझ सकें। मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक मनी के रूप में जो बोरे में भर भर के नोट राजनीतिक दल को मिलते थे, बैंक के माध्यम से मिलने में उसमें किसी तरह की कमी आई, या जब बैंक के माध्यम से आएगा तो ये पता चलेगा कितना रुपया आया, कितना रुपया गया। और अगर बोरे में आ रहा है तो उसमें कितना चुनावी चंदे में जमा हो रहा है, कितना नेताजी के घर धंधे में लग रहा है, यह बात कहाँ पता चलेगा? क्योंकि तो नोट कैश के रूप में था। तो कहीं किसी आदमी को इस बात का बुरा लगा कि यार कितना बढ़िया दिन था, बोरे में भर भर के नोट आते थे, उसमें 100-500 रुपया पार्टी में जमा कर देते थे, बाकी परिवार में जमा कर देते थे। अब वो जब बॉन्ड के माध्यम से आएगी तो यह नहीं हो पाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे उपायों को किए हैं जिससे इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। तो यह क्या उस तरह की किसी चीज पर पर्दा डालने का प्रयास है? क्योंकि अदालत में तो आंख का पट्टी बंधा हुआ है। अदालत स्वयं देखने की कोशिश नहीं करती और देखती भी नहीं है। कई बार तो उसे समझ ही नहीं आता उसको देखना क्या है। उसके सामने जो मामला आएगा उस पर उसको कानून से संबद्ध फैसला देना है। और अगर कोई आदमी कोई बात कानून के आईन में उसको दिखाएगा तो उसे दिखेगा। मैं अदालत के निर्णय पर, अदालत के देखने पर कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि कानूनी रूप से अवैध कैश में चंदा पार्टियां जब से राजनीतिक दल बना तब से लेती आ रही हैं। बैंक के माध्यम से तो ये कुछ दिनों से ये हुआ है। तो अगर यह अवैध है तो वो तो बिल्कुल ही अवैध था, लेकिन उस पर कोई ना तो जनाक्रोश आया, ना ही किसी राजनीतिक दल ने उस पर प्रश्न उठाया। अब तक भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सपा, बसपा, तृणमूल, सारी पार्टियों में से किसी ने कानूनी रूप से चुनावी चंदे को आरटीआई के दायरे में आने की बात नहीं कही, या किसी ने यह बताया नहीं कि उस पास कितना चंदा आया, वैध अवैध, किसके द्वारा आया, कौन कौन दिया, और उस बदले में किसको क्या मिला। क्योंकि आज एक आ रहा है ना कि ये धंधा लो चंदा दो वाला बात है। तो जो पहले चंदा बोरे में भर के आता था वो किस लिए आता था? धर्म खाते में आता था। यह प्रश्न तो बनता है। 2-3 बातें आपको मैं बता देता हूं। असल में क्या है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा चूसा जाने वाला अगर कोई चीज है तो वह है आम आदमी।
ये सरकार, ये सरकारी मशीनरी, ये प्रशासन, ये सब आम इंसान को जोक की तरह से उसकी खून खींचती है, उसे पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह नेचुरल प्रक्रिया है कि जब बारिश होती है तो वो पानी गड्ढे में, नाले में इकट्ठा होता है। फिर धूप आती है, धूप उस पानी को सोख लेती है और फिर वो भाप बना करके बादल बनाती है और फिर बादल इकट्ठा होता है, फिर बारिश होती है और फिर पानी उसी गड्ढे में आ जाता है। यह एक चक्र है। तो बादल को बन जाने के बाद लोग देखते हैं, बारिश हो जाने के बाद तो सभी देख लेते हैं, लेकिन वो बारिश गड्ढे में से सूर्य उसको अपने से खींच रहा है वो कोई नहीं देख पाता। बस वो देखते देखते सूख जाता है। कहाँ से खींचा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये किसी को नहीं दिखता है। तो हमारे शरीर से जब खींची जाती है, हमसे जब वो खींची जाती है तो दिखता नहीं है। सिर्फ ये दिखता है कि हमारा बैंक खाली हो गया, हमारा खजाना खाली हो गया, हम जो इकट्ठा करके दाल रोटी कर रखे थे वो खाली हो गया, लेकिन कौन खींच रहा है ये पता नहीं चलता, दिखता नहीं। कहाँ रतन टाटा आके आपका पैसा खींच रहे हैं, कहाँ नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आपका पैसा छीन रहे हैं, नहीं। लेकिन अंतर जाता वहीं पे है। यह बात आप समझ लीजिए। दूसरा कि समय चक्र के हिसाब से हमारे पास भी चक्र है। सरकार ना हम सबों को उस तरह से ट्रीट करती है, यह शब्द अगर किसी को बुरा लगे तो वो जरूर बुरा माने, क्योंकि मैं बुरा मानने के लिए कहूँ। एक बात मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पर जिन विषयों पर विश्लेषण होता है वो बड़े सोच समझ कर होता है और मैं अपने प्रत्येक कहे हुए शब्दों की जिम्मेदारी लेता हूँ। स्लिप ऑफ टंग मेरे यहाँ नहीं होता। अगर कोई बात मेरे मुंह से निकलती है तो वो जानबूझ करके सोच समझ के विचार करके निकाली जाती है। अगर वो कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से या सुनने में अगर किसी को गलत लग रहा है तो गलत लगने के लिए कहा गया है। पहले समझ लीजिए, मत समझिए कि मैं कोई बात बोलते बोलते बहाव में बोलता, नहीं, बहाव में मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं बिल्कुल होशो हवास में बोलता हूं और मेरे बोलने के बात पर अडिग हूं। तो मैं बात बोल रहा था कि सरकारों ने हमको बिल्कुल उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे अगर किसी घर में चोरी करनी होती है तो घर के दरवाजे पर खड़े बैठे या पहरा दे रहे कुत्ते के सामने हड्डी फेंक दी जाती है। कुत्ता उस हड्डी को चाटने में लग जाता है और चोर घर में घुस जाता है। यह बात बड़ा प्रचलित, एक चोर हुआ था, बंटी चोर, दिल्ली में बड़ा परेशान किया था। कई वीआईपी घरों में दिन में चोरी करता था। उसने रात का इंतजार नहीं किया, दिन अंधेरे में परिवार के सामने। तो जब उसे पूछा कि भाई इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो, घर में बड़े खुखार कुत्ते होते हैं, वो तो क्या होते हैं? बोला कुत्तों के सामने चिकन फेंक देते हैं। कुत्ता चिकन, कितना खुखार कुत्ता हो, चिकन सामने देख के वो आपको नहीं भोगेगा, वो चिकन में लग जाएगा और आप अपना काम कर जाएंगे। परिवार का कोई सदस्य मान लो, जैसे कि और कुछ तो नहीं, मेरे अपने चचा के घर में, बता देता हूं कहानी, जनकपुर में मेरे चाचा रहते हैं। वो मॉर्निंग वॉक में सारा परिवार टहलने गया था। चोर ऊपर आया। उस वक्त तो नया अकाई का VCR और LG की टीवी आई थी। वो टीवी, VCR और बैग लेकर के जा रहा था। तब तक चाचा की लड़की आ गई। तो बोला कौन हो? उसने उसको डांट दिया, कहां गए हो, घर में कोई भी नहीं है, साहब ने मेरे को बुला लिया था, ले जाओ गाड़ी में रखो, टीवी लेके आना है। क्या हुआ कि उसने VCR और वो सामान उसको दे दिया और टीवी लेकर के आ गया और आकर के नीचे रखा और बोला ठीक है। बोला ओके अंकल जी। और वो चला गया। जो बाद में चाचा टहल वहल गया, बोला टीवी कहाँ गया? बोला आपने तो किसी को भेजा था। मैं किसको भेजा था? इतनी कॉन्फिडेंस से चोरी कर रहा था। हमारी सरकारें भी इतनी कॉन्फिडेंस से चोरी करती है, डांट करके हमको। कैसे? आपको बताता हूं। आप लाखों करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर भड़क रहे हैं। आपको 2 किलो चावल, 200 यूनिट बिजली, 5 किलो तेल मिलता है तो आप उस पर तो नहीं भड़कते हैं कि भाई ये हमको कैसे मिल रहा है, ये किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। आपने तो कभी प्रश्न नहीं किया कि भाई जो किसान का लाखों लाख रुपया कर्जा माफ कर दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है? भाई अपनी अपनी औकात है। आपकी औकात 200 यूनिट बिजली और 2 किलो चावल है और किसी का औकात 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ का बैंक लोन माफ है। किसान 2,000 रुपये लिया है, वो माफ करने के लिए हड़ताल कर रहा है, आंदोलन कर रहा है।
उसका 2,000 माफ हो रहा है, उसके चक्कर में अपने मित्रों का 2 लाख करोड़ माफ हो जा रहा है। अपनी अपनी हैसियत है, अपनी अपनी औकात है, अपनी अपनी पहुंच है। अब आपने तो देखा होगा ना कि भाई अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो किसानों ने क्या मांग किया था कि किसान नेताओं पर लगे हुए जो केसेस हैं वो हटा लिया जाए, हम जो पराली जला रहे हैं उसको जलते रहने दे, उस पर कोई केस ना हो, हमारी बिजली की बिल माफ कर दिया जाए, हमारे कानून सारे साफ कर दिए जाए और कर्जा सब माफ कर दिया जाए और जो मैं कहूं एमएसपी लगा दिया जाए। और सारे देश के राजनीतिक दल नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई, किसानों को तो इसी देश के नागरिक अन्नदाता है हमारे। तो जब अन्नदाता की इतनी बात मानेंगे तो जो उद्योगदाता है, जो देश में उद्योग बढ़ाए, जिसने अर्थव्यवस्था बढ़ाई, उतनी की बात माननी पड़ेगी। तो आपकी हैसियत क्या है? 200 यूनिट बिजली, आपने 200 किलो यूरिया ले रखा है, 20,000 रुपया कर्जा ले रखा है, आप उतने हैं, और उसने 20,000 करोड़ ले रखा है तो उसका 20,000 करोड़ माफ हो रहा है। आप किसान आंदोलन में बंद कैदियों को छुड़वाने की बात कर रहे हैं, वो बैंक घोटाले में बैठ उसी में से 10-20 उनको छूट जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छोड़ने के आड़ में 30-35 अपने खुखार आतंकी छुड़वा दिए और टीवी में सिर्फ आनंद मोहन चला, बाकी 35-36 के विषय में चर्चा नहीं हुई। तो यह बात आप महीन बात नहीं समझ पाते हैं और आप चले जाते हैं। इन सब चर्चा पर विचार करना चाहिए। सरकारों ने हर चरण पर हमको खरीदने का, हमारे मुंह बांधने का, हमारा आवाज बंद करने का साजिश कर रखा है। आपको बताऊं, जैसे जमीनी आदमी एकदम आम गरीब आदमी है, उसका 200 यूनिट बिजली माफ कर दिया, 2,000 रुपये कर्जा माफ कर दिया, 20 किलो यूरिया लिया है वो माफ कर दिया। आप जो इस तरह की आवाज उठाते हैं नेता लोग, आप लोग देखते होंगे ना, आपके गांव में ये खदर के कुर्ता पहन करके लोग घूमते रहते हैं, उनका काम करना कुछ नहीं होता, बस वो कोई होली दिवाली मिलन समारोह, बसंत पंचमी मिलन समारोह, किसी नेताजी का जन्मदिन समारोह, किसी महापुरुष का जयंती मनाते रहते हैं। उनका तरीका CSR फंड है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको CSR फंड करना है। और CSR फंड बड़े बड़े PSUs में होता है, लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपया होता है। मान लीजिए जैसे HCL है, मान लीजिए जैसे कि NTPC है, MTNL, इसमें ये करोड़ों करोड़ रुपए का PSU होता है। इस PSU में करोड़ों करोड़ रुपया का CR फंड होता है। अब इस फंड का, CSR फंड का इस्तेमाल नेता अपने अपने प्रभाव से अपने अपने लोगों को दिलवाते हैं और CSR देने वाला कमीशन लेता है। तो मतलब जमीन स्तर पर 200 यूनिट बिजली वक्त लेता है, हमको तो 200 मिला, हमको का मतलब। उसके ऊपर जो नेता आवाज उठाते हैं, जो कुछ बोलने की क्षमता, तो वो CSR फंड से बांधे गए हैं। और इसके ऊपर जो उद्योगपति हैं वो 10-20-50 लाख करोड़ रुपया का लोन घड़प करके बांधे गए हैं। और यह सब भर कौन रहा है? वो गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, क्योंकि उसके रोजमर्रे के सामान को महंगा करके दाम वसूली जाती है। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट बिजली है और 100 रुपए के करीब, 80 रुपए करीब CNG कर दिया गया है। 200 यूनिट बिजली ले रहा है, 2 किलोमीटर का 20 रुपया किराया ऑटो वाले ने कर दिया। 6 आदमी ठूस के बैठाता है, 20 रुपए एक आदमी से लेता है। मतलब घूम फिर के आपका ही खून खींचा जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। और नेतागण आपको इतने बुझा कर रखे हैं कि आप इन सब बारीकियों को समझ ही नहीं पाते। लेकिन मेरा तो काम है कि आपको इन बातों को समझाए रहना और इस विश्वास से समझाए रहना कि बेशक यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा जब आपकी आंख पर बनी पड़ी खुलेगी और आप अपने हितों की बात समझेंगे। और जब तक नहीं समझेंगे तब तक मैं आपसे रोज रोज एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप अपने विषय में समझिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और इस सरकार, नेता, अफसर गठजोड़ को तोड़िए। और ये तभी होगा जब आप क्या कहेंगे कि मुझे 200 यूनिट बिजली नहीं मुफ्त चाहिए। जो 2,000 करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज का माफ किया वो वापस ले और हमारा जो 200 यूनिट बिजली वो भी वापस ले, तो देखिएगा कि आपका बिजली स्वतः इतना सस्ता हो जाएगा कि आपको माफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेगा कि हमको सरकार का कोई अनुकंपन नहीं चाहिए, तो आपका जो रोजमर्रा का स्कीम है, तेल, दाल, चावल, ये सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। वो कैसे? 1 मिनट कह के बात बंद करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कड़ुआ तेल 200-250 रुपये लीटर हो गया। वो क्यों हुआ? कि कड़ुआ तेल बनाने वाली जो कंपनी है उसने कई हजार करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके सरकार को चंदा दिया है। सरकार को मुफ्त में चंदा नहीं दिया है,
उसने बोला कि भाई 10,000 करोड़ मैंने तेरे को चंदा दिया है तो 10 लाख करोड़ वसूलूंगा, और सरकार कह रही बिल्कुल 10 लाख करोड़, ये तो गरीब लोग हैं इस जमीन पर कीड़े मकोड़े की तरह से रहने वाले, इनका खून खींचो, ये जी करके क्या करेंगे। और वो फिर उद्योगपति आपका खून खींचता है, क्योंकि तेल आपको खरीदना ही, आटा आपको खरीदना ही है, चावल आपको खरीदना ही है। बिना इन सब चीज के दाल रोटी के बगैर आप जी नहीं सकते हैं, और दाल रोटी का दाम बढ़ा दिया जाता है और वो उनकी वसूली हो जाती है। और आप वाहवाही करते हैं कि ये हमारा 2 यूनिट बिजली माफ हो गया, हमको सरकार 2 किलो चावल दे रही है, 2 किलो दाल दे रही है, आटा दे रही है, बिजली दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, और सब मुफ्त दे रही है। आप ये नहीं समझते कि आपको 2 रुपये दे रही है और जो 2 लाख दे रही है, अंतर देखिए कितना है। अगर आप अपना 2 रुपये का लालच छोड़ देंगे तो सरकार को उनको 2 लाख वाला भी वापस लेना पड़ेगा। तब क्या होगा कि आपका सामान सस्ता हो जाएंगे, क्योंकि कुछ उद्योगपति का भी बचेगा, उद्योगपति की भी मजबूरी है। विचार इस पर जरूर करेगा, क्योंकि एक चीज आप देखेंगे कि आपकी हालत फटहाल होती है, लेकिन आप इस इलाके में जिस नेता के जाते हैं उसका जीवन शानदार और आलीशान होती है। वो कैसे होती है? इन्हीं चक्रों से होती है जिसको हमें तोड़ना है, और एक दिन जरूर टूटेगा, बेशक एक दिन में आ टूटे। उन्हीं दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।